एक वजीर आजम एक ही जनरल को बरतरफ कर सकता है। इस मुल्क में एक जनरल एक ही वजीर आजम के खिलाफ इकदाम उठा सकता है। मुंतखब वजीर आजम आइन में दिए गए इख्तियारात के तहत एक आर्मी चीफ को बरतरफ कर चुके थे और आर्मी चीफ और फौजी क़यादत मतवाजी इकदाम करते हुए इन अहकामात को तस्लीम और इन पर अमल दरामद करने से इनकार कर चुकी थी। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ साजिश के इल्जाम में नवाज शरीफ को 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई और जब आर्मी चीफ जैसा मुद्दई हो तो फिर मुकदमा कामयाब ना हो, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चला तो अमीनुल्लाह चौधरी नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए, यानी कि सरकारी गवाह बन गए और मुकदमे में नवाज शरीफ का मौक़िफ़ कमज़ोर होता चला गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट अज़ीम बट एंड यू आर वाचिंग बागी तारीख। जिससे आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में उन तल्ख हक़ाइक़ के बारे में बात की जाती है जो शायद आपको आम किताबों में ना मिले, इसलिए हम आपके लिए चुन चुन कर रेफरेंसेस के साथ वो तल्ख तरीक़ लेके आते हैं जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उससे सबक सीख सकें। आज चूँकि हम बात करेंगे, ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और अभी चंद दिन पहले ही 12 अक्टूबर का वो स्याद तरीन दिन गुजरा जब इस मुल्क में बज़ाहिर आखिरी मार्शल लॉ जो है वो लगा था और बाकायदा तौर पे एक जमहूरी और आइनी हुकूमत को जो है वो चलता किया गया था और उसके मुहर्रिकात क्या थे वो देखना बड़ा ज़रूरी है। हालांकि ये माजी करीब की बात है लेकिन उसके बावजूद हमें जो है वो उसके बारे में कोई साफ ठोस शवाहिद नहीं मिलते हैं। बहुत सी किस्से कहानियाँ जो हैं वो बताई जाती हैं। कुछ कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ साहब के जो तैयारी का मामला था उसको लेके, कुछ कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब और जनरल जहांगीर करामत के बाद जनरल मुशर्रफ के दरमियान जो है वो मामला जो है वो तंग थे। इसके बाद ये भी कहा जाता कि कारगिल का मामला भी उसके अंदर था। लेकिन हम आज उस तमाम मामला में नहीं घुसेंगे, हम उस वाक़े का तज़किरा करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट थी और बड़ी इंटरेस्टिंग थी, शायद ये भी कहें तो गलत ना होगा, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और रेफरेंस बिल्कुल आपको देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक जो है वो ज़रूर देंगे। अगर आप रिटर्न में भी उसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। आप ये अंदाज़ा करें कि कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी भी मुल्क की पुलिस जो है वो अपने फ़ौज के सरबराह को जो है वो गिरफ़्तार करने की कोशिश करे। अब हम चलते हैं 12 अक्टूबर से पहले के वाक़यात पर, बल्कि 12 अक्टूबर के उस दिन पर चलते हैं और एक जो उस वक़्त की गर्मी थी, क्योंकि अक्टूबर जो इस वक्त अभी मौसम है, आप चले जाएँ आज से 23 साल पीछे तो काफ़ी हद तक मौसम जो है वो गर्म था। उस गर्मी की जो दिन था उसके अंदर क्या क्या गर्म सियासी चालें चली गई उसके ऊपर हम आज गुफ्तगू करते हैं। कहते हैं कि सोचने वाली बात यह है कि क्या अमलन उस वक़्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे या जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ थे जब ये वाक़या हुआ। साबिक आला फ़ौजी अफसर के सवालात जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है इस हवाले से और जिन्होंने ये पूरा स्क्रिप्ट लिखा है जो मैं आज बयान करूँगा वो एक जो है वो क्राइम रिपोर्टर हैं बेसिकली। उनका हम आगे जाके तस्करा जो है वो करते हैं। वो बताते हैं कि जब 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान में फ़ौज ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता जो है वो उलट कर चौथी बार और अब तक का आखिरी बार जो है वो इक़्तिदार पर बराह रास्त कब्ज़ा किया था, उस वक़्त ये सोचना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस वक़्त इख्तियार किसके पास था। लेकिन क्या वाकई नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल था कि क्या वाकई सिंध पुलिस ने जनरल मुशर्रफ को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल था। मंगल 12 अक्टूबर 1999 का वो दिन कराची की हासी चिलचिलाती हुई धूप से पहले ही काफ़ी गर्म था कि सियासी दर्जा हरारत ने उसमें शदीद तपिश जो है वो मुल्क की तारीख का एक गर्मा गर्म दिन उसको जो है वो बना दिया था। अकबर अराई कराची पुलिस के सरबराह यानी कि DIG थे। तब सियासी फ़िरका वाराना, मजहबी मसलकी और हर नौइयत के शदीद तरीन तशद्दुद का शिकार कराची दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ रहता था। ये वाक़या आंखों देखी सूरत हाल के साथ साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क दी न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर जाफ़र रिजवी, जिन्होंने BBC पे उसके बाद ये आर्टिकल लिखा, वो जो है वो इसका सारा रेफरेंस जो है वो बताते हैं। वहाँ से हमने रेफरेंस लिया है और यहाँ आज वीडियो में जो बात होगी वो जाफ़र रिजवी साहब की गुफ्तगू के मुताबिक होगी। जाफ़र रिजवी के बकौल कानून नाफिज करने वाले इदारे, फ़ौज और पुलिस के हुकाम और क्राइम रिपोर्टर्स का चोली दामन का साथ होता है।
वो कहते हैं कि लिहाजा कई बरस काम करने के बाद दीगर पुलिस अफसरान की तरह बशीर मेमन के साथ भी मेरा ताल्लुक ऐसा ज़ाती दोस्ती में ढल चुका था कि बेतकल्लुफाना अंदाज में गैर रस्मी मुलाकातें किसी भी वक्त हो सकती थी। याद रहेगी, ये बशीर मेमन वही बशीर मेमन है जो हाल ही में जो है वो FIA के चीफ भी रहे हैं और फिर उनको इमरान खान ने जो है वो हटा दिया था और फिर आजकल भी वो आपको TV चैनल्स पर नज़र आते हैं इमरान खान पर बड़े सख्त किस्म के इल्ज़ाम लगाते हुए। वो कहते हैं, अब जाफ़र रिजवी की हम उसके ऊपर चलते हैं। वो कहते हैं कि उस रोज़ मैंने यूं ही किसी तयशुदा मुलाकात के बगैर ही SSP ईस्ट यानी बशीर मेमन के दफ्तर जा पहुंचा। बशीर मेमन हस्बे मामूल बड़े पुरतपाक अंदाज में जो है वो उनसे मिले और अभी चाय लाई ही गई थी कि मेज़ के नीचे रखे खुफिया फ़ोन की घंटी जो है वो बजने लगी। वो कहते हैं कि मेरे अंदर का क्राइम रिपोर्टर बज़ाहिर तो यही तासुर दे रहा था कि वो लाताल्लुक है, मगर ध्यान लगाकर फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू से जो है वो ख़बर या ख़बर का सिरा ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, मगर गुफ्तगू इतनी मोहतात थी कि हाँ और हूँ के अलावा बशीर मेमन ने कोई लफ्ज़ अदा न किया। कॉल बंद करते ही बशीर मेमन ने तोलती हुई नज़रों से मुझे देखा और पूछा, कोई बड़ी डेवलपमेंट यानी कि पेशरफ्त हुई है क्या? मैंने लाइल्मी के इजहार के तौर पर कंधे उचकाए तो बशीर मेमन ने बताया कि कैडेट कॉलेज पेशावर में इनके ज़माने तालिब इल्म के किसी दोस्त की कॉल आई थी जो अब फ़ौज में कर्नल हैं और लाहौर में तैनात हैं। उन्होंने पूछा कि कराची में क्या हो रहा है, हालात कैसे हैं। अभी ये सब जारी था कि स्टाफ रनर यानी कि सिपाही हारून साहब जो कि बशीर मेमन साहब के दरवाजे पर मेहमानों का इस्तकबाल करते थे, इजाज़त लेकर अंदर आए तो बशीर ने उन्हें दफ्तर में रखा हुआ TV खोलने की हिदायत की। इस वक्त लाइव न्यूज़ चैनल का ज़माना नहीं था और मुल्क में 2-3 गिनती के चैनल थे और वो भी इंटरटेनमेंट थे, तो लिहाजा खबरें दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी टेलीविज़न यानी कि PTV हुआ करता था। मोबाइल फ़ोन ज़रूर मौजूद थे मगर इस कदर महंगे थे कि मोबाइल फ़ोन रखना, वो कहते हैं कि मेरे जैसे सहाफ़ियों की बेबस की बात नहीं थी। हाँ, दफ्तर के राब्ते के लिए मोबाइल फ़ोन आम होने से पहले बरकी पैगाम रसानी का एक आला पेजर ज़रूर दे रखा था। सरकारी TV पर खबर चल रही थी कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज के सरबराह जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बरतरफ कर दिया है और ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर फौरी तौर पर आर्मी चीफ भी मुकर्रर कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ उस वक्त श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो के सरकारी दौरे पर थे और उसी शाम वतन वापस आने वाले थे। यहाँ ड्रामाई पेशरफ्त में इनकी सबदोशी के अहकाम जारी हो गए। पाकिस्तान के मखसूस सियासी मंजरनामे पर नवाज शरीफ और फौज के दरमियान ये ताल्लुकात की जो खबर थी ये तहलका मचा देने वाली थी। जनरल मुशर्रफ से कबल यही हरकत नवाज शरीफ जनरल जहांगीर क़यामत के साथ भी कर चुके थे कि इनको फारिग कर चुके थे। अगरचा ये सब कुछ लाहौर और इस्लामाबाद में हो रहा था और कराची के क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से जाफ़र रिजवी कहते हैं कि मेरे दायरा कार में ये सब कुछ नहीं था, लेकिन ऐन उसी वक्त मुझे मेरी एडिटर कतरीना हुसैन का पेज मौसूल हुआ कि फ़ौरन दफ्तर से रब्ता करें। मैं भी दफ्तर रब्ता करने के लिए बशीर मेमन से उनकी सरकारी लैंडलाइन इस्तेमाल करने की इजाज़त लेना चाह ही रहा था कि स्टाफ रनर हारून साहब फिर अंदर आए और घबराए हुए लहजे में बशीर मेमन से कहा कि IG साहब सिंध ने वायरलेस रूम में आपको याद फरमाया है। इस वक्त नवाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले अफसर राना मकबूल सिंध पुलिस के सरबराह यानी कि IG सिंध थे। ये वही राना मकबूल हैं जो पुलिस की मुलाजमत से फारिग होने के बाद नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की हिमायत से सेनेटर भी मुंतखब हुए। IG सिंध के हुक्म पर वायरलेस पैगाम सुनने के बाद कमरे में वापस आते ही बशीर मेमन ने मुझे ये बताया कि IG सिंध ने यानी कि राना मकबूल ने हिदायत की है कि एक बख्तरबंद गाड़ी लेकर कराची के हवाई अड्डे पहुंच जाएं। मेरे पूछने पर बशीर मेमन ने अपना ख्याल जाहिर किया कि हो सकता है कि कोई प्रोटोकॉल ड्यूटी हो, लिहाजा मैं भी उनके साथ सरकारी गाड़ी में हवाई अड्डे चल सकता हूँ और मुमकिन प्रोटोकॉल ड्यूटी के बाद इस नातमाम चाय का अजाला किसी अच्छी जगह सुकून से चाय पीकर किया जा सकता है। मैंने बदलती सूरत हाल की पेश नज़र बशीर मेमन को पेशकश पर माजरत करते हुए उनसे ये कहकर इजाज़त लेना चाहिए कि दफ्तर पहुँचने की हिदायत मुझे भी मिल चुकी है। तो उन्होंने कहा कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि एयरपोर्ट के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे दफ्तर ड्रॉप कर दूंगा, चाय भी वहीं पी लेंगे। मेरे इनकार पर बशीर मेमन ने इसरार किया कि मैं उनकी सरकारी गाड़ी पर बैठ जाऊं तो वो रास्ते में मुझे दफ्तर या इसके करीब छोड़ते हुए जा सकते हैं। मैं भी शशोपंज में ही था कि बशीर मेमन ने एक और पेशकश कर दी कि मैं उनकी ज़ाती गाड़ी में घर के ड्राइवर के साथ दफ्तर चला जाऊं। ये काफ़ी पुरकशिश पेशकश थी और मैंने दफ्तर पहुंचने की जल्दी में कबूल कर ली। SSP ईस्ट बशीर मेमन के घरेलू ड्राइवर ने जब मुझे दफ्तर उतारा तो काम का आगाज़ करने से पहले मैंने इस मेहमान नवाजी और खुश अखलाकी का शुक्रिया अदा करने के लिए बशीर मेमन को मोबाइल फ़ोन पर कॉल की और यहीं से इस कहानी का आगाज़ हुआ जो उन्होंने लिखी है और आज हम आपको सुनाएंगे।
वो कहते हैं कि कई बार और बहुत देर तक घंटी बजने के बाद बिलाहिर बशीर मेमन की मोबाइल फ़ोन से कॉल अटेंड की गई। तो मैं दूसरी जानिब एक अजनबी आवाज़ सुनकर यह समझा कि बशीर मेमन अभी तक IG सिंध के प्रोटोकॉल ड्यूटी में मसरूफ़ हैं, लिहाजा फ़ोन उनके साथ अमले के किसी रुकन या हिफाजत पर मामूर किसी पुलिस एहलकार ने उठाया है। मैंने दरख्वास्त की कि क्या बशीर मेमन साहब से बात हो सकती है। जवाब में किसी ने तहमकाना से अंदाज में अफसराना लहजे में मुझसे कहा, पहले अपना नाम बताओ। नाम बताने पर दूसरी जानिब से मुझे बताया गया कि ये फ़ोन और बशीर मेमन दोनों अब फौजी इलाके यानी कि मलीर कैंट में है, और बशीर मेमन ही नहीं कई और कराची पुलिस के करीबन तमाम क़यादत यानी अफसरान भी मलीर गैरिजन में ही हैं। ये सब कुछ मुझे चौंका देने वाला था। ना तो अमूमन ऐसी पेशरफ्त रोज़ होती है, और हो भी जाए तो यूँ किसी भी कॉल पर उसको तफसील से बताया नहीं जाता। तो फिर मुझे ये सब कुछ क्यों बताया गया, और ये कि बशीर मेमन और बाकी पुलिस अफसरान मलीर कैंट या गैरिसन के इलाके में क्यों तलब किए गए हैं या क्यों ले जाए गए हैं। ये सबसे बढ़कर ये कि असल क्या हो रहा है। अब 22 या 23 बरस बाद वो जाफ़र रिजवी कहते हैं कि तमाम कड़ियाँ मिलाने पर मुझे अंदाज़ा होता है कि उस वक्त बशीर मेमन को की जाने वाली मेरी फ़ोन कॉल जिसने भी रिसीव की थी वो अखबार का हवाला जानकर ये चाह रहे होंगे कि ये खबर पूरे प्रेस तक पहुँच जाए। पुलिस अफसरान पर इस रोज़ क्या गुजरी। इस पूरे अरसे में पुलिस, फौज और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के दर्जनों अफसरान से सैकड़ों बार राब्ते ये जान लेने में मददगार साबित हुए कि दरअसल उस रोज़ यानी 12 अक्टूबर को कराची पुलिस के क्या अहकामात उनको दिए जा रहे थे, क्यों पुलिस अफसरान को इन अहकामात पर अमल दरामद या तो वो कर नहीं पा रहे थे या वो हिचकिचा रहे थे। अब रिटायर्ड हो जाने के बाद कराची में बहुत अहम ओहदे पर तवील अरसे तक तैनात रहने वाले एक फ़ौजी अफसर के मुताबिक जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को बरतरफ किया और फैसला किया, उसके साथ साथ अहकामात जारी किए, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। जनरल मुशर्रफ और उनके करीबी साथी सूरत हाल को देखकर होमवर्क मुकम्मल कर चुके थे, और फ़ौज में निचली सतह तक यही मूड था कि अगर सियासी क़यादत ने आर्मी चीफ को बरतरफ करने की कोशिश की तो इसे तस्लीम नहीं किया जाएगा। अब वो फ़ौजी अफसर जाफ़र रिजवी को बताते हैं, देखें ना जी, तारीख उठा लें, एक वज़ीर आज़म एक ही जनरल को बरतरफ कर सकता है। इस मुल्क में एक जनरल एक ही वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इक़दाम उठा सकता है। फिर वो माजी का हवाला देते हैं कि जनरल ज़िया ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बरतरफ किया, सब ठीक था, मगर जब मोहम्मद खान जुनेजो को बरतरफ करने का मामला आया तो मामला उल्टा पड़ गया। साबिक आला फ़ौजी अफसर ने दावा किया कि बहरहाल आप 12 अक्टूबर की बात करें तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ और बता सकता हूँ कि इस वक्त पूरी फौज का निचले रैंक तक मूड कुछ और ही था। भट्ट साहब यानी कि जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट तो ISI चीफ थे, सरबराह थे, मगर अंदाज़ा उनको बिल्कुल नहीं था इस मूड का कि निचले रैंक में क्या मूड है। वो वज़ीर आज़म के साथ बैठते थे और मेरे ख्याल में असल सूरत हाल और ज़मीनी हक़ाइक़ से करीबन ला इल्म थे। लेकिन आप कराची पुलिस का पूछ रहे हैं तो जनरल मुशर्रफ की बरतरफी के अहकामात जारी करने के साथ साथ पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत भी जारी की गई थी। बाकी तमाम अफसरान इस बात पर मुतफिक हैं कि ये सिर्फ राना मकबूल ही जानते होंगे कि एयरपोर्ट बुलवा कर वो पुलिस अफसरान से क्या काम लेना चाहते थे। क्यों इनके अलावा किसी को मालूम नहीं था कि पुलिस अफसरान को क्यों तलब किया गया है। एक आला साबिक फौजी अफसर के दावे के मुताबिक वो यानी कि राना मकबूल IG सिंध शायद इन हदायत पर अमल करना चाहते होंगे कि अगर जनरल मुशर्रफ कराची के हवाई अड्डे पर उतरें तो इन्हें हिफाजती तहवील या हिरासत में ले लिया जाए। साबिक फौजी अफसर ने दावा किया कि इस वक्त तो सूरत हाल ये थी कि मुंतखब वज़ीर आज़म आइन में दिए गए इख्तियारात के तहत एक आर्मी चीफ को बरतरफ कर चुके थे और आर्मी चीफ और फौजी क़यादत मतवाज़ी इक़दाम करते हुए इन अहकामात को तस्लीम और इन पर अमल दरामद करने से इनकार कर चुकी थी, यानी कि आइन को ही मुअत्तल कर चुके थे। राना मकबूल चाहते थे कि अगर जनरल मुशर्रफ का जहाज़ कराची एयरपोर्ट पर उतरे तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। साबिक फौजी अफसर के इस दावे की तस्दीक साबिक DIG कराची अकबर आरई ने भी की। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। वो तो अदालती कार्रवाई में बशीर मेमन के बयान में सारी चीज़ें आई हुई हैं कि उन्होंने क्या कहा। वो यानी कि राना मकबूल चाहते थे कि इन्हें जनरल मुशर्रफ को गिरफ्तार करना है। मैंने जो जवाब दिए थे वो ये हैं कि ना हमारे पास वारंट है, ना हमारा ये इलाका है एयरपोर्ट का, ना ये हमारी हदूद है। मैंने इनकार कर दिया गिरफ्तार करने से। ये बात तमाम अदालती रिकॉर्ड्स पर मौजूद है, इस पर आप तस्दीक कर लें। एक और सवाल के जवाब में अकबर आरई ने यह भी तस्दीक की कि एयरपोर्ट आने से कबल इन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिर इन्हें वहाँ क्यों बुलवाया गया है।
मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मगर जब पता चला तो मैंने ऐसे गैर कानूनी अहकामात तस्लीम करने से इनकार कर दिया। एयरपोर्ट के अंदर का इलाका ASF की हदूद में आता है, वहाँ पर कुछ भी करना हो तो वो ASF का काम है। इधर हम किसी को गिरफ्तार करना हो तो ASF को लिखते हैं। बहरहाल सब पुलिस अफसरान सिवाय राना मकबूल के रात देर गए तक मलीर कैंट में थे और सुबह 5 बजे के करीब तमाम छानबीन के बाद कोई भी पुलिस अफसर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ या तो नवाज शरीफ की हिदायत पर कोई इकदाम ना उठा सके। सबको अपने अपने दफातर जाने की इजाज़त दे दी गई। साबिक SSP ने बताया कि अब फौजी हुकाम को IG राना मकबूल की तलाश थी, जो पुलिस और फौज के हुकाम के दावों के मुताबिक नवाज शरीफ की हिदायत पर एयरपोर्ट पर कोई कार्रवाई डालना चाहते थे। बाद अफसरान ने दावा किया कि राना मकबूल एयरपोर्ट से निकलकर अपने देरीना दोस्त चौधरी शरीफ, जो कि साबिक अफसर थे FIA के, उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे थे, मगर जल्द ही इनको तलाश कर लिया गया और बिलाखिर फौजी हुकाम ने राना मकबूल को गिरफ्तार कर लिया। राना मकबूल ने यह तफसीलात सुनकर गिरफ्तार होने की तस्दीक तो की, लेकिन इस बात से इनकार किया कि वो कहीं रूपोश होना चाहते थे या जनरल मुशर्रफ के खिलाफ नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक कोई कार्रवाई करना चाहते थे। दरअसल राना मकबूल अकेले अफसर नहीं थे जो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ नवाज शरीफ की हिदायत पर साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए। इस वक्त के डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अमीनुल्लाह चौधरी भी जेर हिरासत रहे और जनरल मुशर्रफ के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद जब कराची में कायम की जाने वाली जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चला तो अमीनुल्लाह चौधरी नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए, यानी कि सरकारी गवाह बन गए और मुकदमे में नवाज शरीफ का मौक़िफ़ कमज़ोर होता चला गया। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ साजिश के इल्ज़ाम में नवाज शरीफ को 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जबकि शरीक मुलजिम में नवाज शरीफ के भाई और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, राना मकबूल और कई दीगर भी शामिल थे। राना मकबूल का मौक़िफ़ है कि फ़ौज और नवाज शरीफ के माज़ूल करने के बाद इक़्तिदार पर कब्जा करने का इरादा पहले से ही फ़ौज रखती थी। हम तो शहर का अमन व अमान जो है वो बरकरार रखना चाहते थे, मुकदमा तो उन्होंने बनाया और जब आर्मी चीफ जैसा मुद्दई हो तो फिर मुकदमा कामयाब ना हो तो आप देख लें कि फिर इसमें क्या हुआ। बाद के वाक़यात के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ को सुनाई जाने वाली इस सज़ा के बाद सऊदी अरब के वली अहद का एक तैयारा पाकिस्तान पहुँचा, जिसमें नवाज शरीफ के ख़ानदान के तमाम अफराद समेत सऊदी दारुल हुकूमत जद्दा उनको पहुँचा दिया गया, जहाँ वो आने वाले कई बरस तक शाही मेहमान के तौर पर सरवर पैलेस में क़याम पज़ीर रहे और यहाँ पाकिस्तान में राना मकबूल समेत तमाम अफराद अदालती कार्रवाई के बाद रिहा कर दिए गए। अब राना मकबूल सेनेटर भी रहे नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नवाज़ के, क्या पता ये उसी की जो है वो उनको गिफ्ट बैक मिला हो कि उन्होंने उस वक़्त नवाज शरीफ के कहने के ऊपर एक IG होते हुए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी और फिर मुकदमात भी भुगते थे और उस मुकदमात के भुगतने की उनको रिवॉर्ड में सेनेटर बना दिया गया। ये एक मिथ है। हमने अभी आपको वो चीज़ें नहीं बताई कि 12 अक्टूबर की रात को किस तरीके से जो है वो वज़ीर आज़म के जो है वो हाउस की दीवारें फलांगी गई, फिर किस तरीके से वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार किया गया। लेकिन ये साइड स्टोरीज़ जो हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, ये बताना बड़ा ज़रूरी होता है। और आपने ये किरदार जो देखे आज आपको बड़े माकूल और मकबूल नज़र आते हैं। बशीर मेमन का तस्करा हुआ, राना मकबूल का तस्करा हुआ, ये लोग उस वक़्त किन पोस्टों पर मौजूद थे और फिर किन पोस्टों पर आए और किन के कहने पर आए और किन की हुकूमतों में आए। तो ये तमाम चीज़ें कड़ियों से कड़ियाँ मिलाती ज़रूर हैं। ये तमाम चीज़ें बताना आपको मकसूद था ताकि आप ये जान सकें कि उस वक़्त के क्या हालात थे और इसी तरीके से हम आइंदा दिनों में भी देखेंगे कि हालात क्या हैं, दिन कौन सा करीब है, उसके मुताबिक ही आपको जो है वो नई नई कहानियाँ और नई नई मिथ्स के साथ जो है वो आपके सामने हाजिर होंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर।